तो अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करिएगा। चैनल पे अगर नए हो तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करके हमें ऐसे ही सपोर्ट दिखाते रहिए। तो चलिए आपका बिना वक्त गवाए आज की कहानी की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, मेरा नाम रवि है और ये घटना मेरे नाना जी के साथ घटी है। मैं जब छोटा था तो मेरे नाना जी ने मुझे ये कहानी सुनाई थी। तो इस कहानी को हम मेरे नाना जी के ही पॉइंट ऑफ व्यू से सुनेंगे। मेरे नाना जी जो कि उस समय रेलवे इंजीनियरिंग में काम कर रहे थे। मेरे नाना जी की नई नई नौकरी लगी थी तो उन्हें रेलवे की तरफ से रेलवे क्वार्टर दिया गया था जो कि उनके दफ्तर से बहुत ही नज़दीक था। आमतौर पे सरकारी नौकरी में घर आने जाने का तो समय फिक्स ही होता है, लेकिन मेरे नाना जी के साथ महीने में 2 या 3 बार ऐसा हो जाता था कि उन्हें घर आते आते बहुत ही लेट हो जाया करता था। मेरे नाना जी के दफ्तर से उनके रेलवे क्वार्टर तक 2 रास्ते जाते थे। एक रास्ता तो वो था जो कि कच्चे रास्ते से होकर जाता था, जिससे अगर मेरे नाना साइकिल से जाएं तो लगभग 5 या 6 मिनट में अपने रेलवे क्वार्टर पे पहुंच जाते थे। लेकिन दूसरा जो रास्ता था वह हाईवे से होकर जाता था, जहां से अगर साइकिल से जाएं तो 20 या 25 मिनट तो लग ही जाते हैं। तो मेरे नाना जी हमेशा कच्चे रास्ते से ही जाया करते थे, लेकिन जब ज़्यादा उन्हें दफ्तर में लेट हो जाता तो कच्चे रास्ते से नहीं जाते थे, क्योंकि कच्चे रास्ते पे रात के समय तो एक स्ट्रीट लाइट नहीं होती और वहाँ पे बहुत सारे गड्ढे भी होते हैं, इसलिए नाना जी हाईवे के रास्ते से ही जाया करते थे। ऐसे ही एक दिन मेरे नाना को रात में बहुत देर हो गई अपने दफ्तर से छूटते छूटते, तो हमेशा की तरह वो पक्के रास्ते से जाने का फ़ैसला किए। रात के तकरीबन 10 या 10:30 बजे होंगे। मेरे नाना दफ्तर से निकले और पक्के रास्ते की तरफ जाने लगे। मेरे नाना को कम से कम हाईवे तक पहुंचने के लिए 600 मीटर साइकिल को चलाना पड़ता था, जो कि एक पुल से पार होकर जाता था। मेरे नाना जी को साइकिल चला के पुल के पार जाना होता था और उससे लेफ़्ट साइड मुड़ने पर ही हाईवे का रास्ता शुरू होता था। तो मेरे नाना जी ऐसे ही रात में साइकिल चलाकर जा रहे थे कि तभी कुछ दूर पर उन्हें एक औरत दिखी। शायद वो औरत गर्भवती थी। उस औरत ने मेरे नाना जी को रोकने का इशारा किया। मेरे नाना जी ने उसे देखकर साइकिल रोकी तो उस औरत ने कहा, बाबूजी, मेरे को पुल के उस पार छोड़ दीजिए, वहाँ पर अस्पताल है। मैं पेट से हूँ और मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मेरे नाना जी ने देखा कि वे औरत दर्द से बहुत ज़्यादा पीड़ित है, तो मेरे नाना जी ने उसे साइकिल के पीछे बैठा दिया और साइकिल चलाना शुरू किया। मेरे नाना जी को ऐसा लग रहा था मानो कोई साइकिल पर बैठा ही ना हो। पुल की जो चढ़ाई थी वो भी नाना जी को बहुत ही आसान लग रही थी, मानो साइकिल हवा से बातें कर रही हो। मेरे नाना जी बहुत खुश थे कि वाह, आज साइकिल भी तो साथ दे रही है। मेरे नाना जी साइकिल चलाते जा रहे थे, लेकिन जब पुल का छोर आया तो पता नहीं क्या हुआ, अचानक से ना साइकिल धीरे धीरे भारी होने लगी। मेरे नाना जी पौड़िल मारने की बहुत कोशिश कर रहे थे, लेकिन साइकिल आगे बढ़ने का नाम ही नहीं ले रही थी। ऐसा लग रहा था मानो पीछे साइकिल के कोई 2-4 बोरी रख दिया हो 50-50 किलो की, जिसकी वजह से साइकिल बढ़ ही ना रही हो आगे। मेरे नाना जी बहुत थक हार गए थे। मेरे नाना जी ने पीछे आवाज़ मारी उस औरत को, लेकिन पीछे से कोई जवाब नहीं आया। मेरे नाना जी ने जब पीछे की ओर देखा तो वहाँ पर कोई नहीं था और साइकिल पे वो औरत भी अभी भी नहीं बैठी थी। मेरे नाना जी ये देखकर बहुत ज़्यादा चौंक गए और उन्होंने साइकिल चलाने की खूब कोशिश की, लेकिन साइकिल टच से मस नहीं हो रही थी। नाना जी बहुत ज़्यादा डर चुके थे और उनका डर के मारे पसीना निकल रहा था कि तभी पीछे से आवाज़ आई, बापूजी, आपने साइकिल क्यों रोक दी? चलाइए ना, मेरे को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। लेकिन मेरे नाना जी बहुत ज़्यादा डर चुके थे क्योंकि उन्हें पीछे कोई दिख नहीं रहा था और वे आवाज़ अब भी आई जा रही थी। उस औरत ने बताया कि मेरे साथ ये आदमी भी हैं, इनको भी ले चलिए, इनका भी इलाज कराना बहुत ज़रूरी है। मेरे नाना जी उस औरत से बोलने लगे, आप कौन है? आप मुझे तो दिख ही नहीं रही हो और आपकी आवाज़ बस आ रही है। उस औरत ने बताया कि एक बार मैं उसी पुल के साइड पे खड़ी थी और मदद के लिए चिल्ला रही थी, तब एक भले आदमी ने ही आपकी तरह मेरे को अपनी साइकिल में बैठाया और अस्पताल की तरफ ले जाने लगे। लेकिन दुर्भाग्य से हमारी साइकिल का एक्सीडेंट हो गया, जिसके कारण हम दोनों की मौत हो गई। मेरे कारण उस भले आदमी की भी मौत हो गई। हम दोनों की हालत बहुत ही ख़राब है, कृपया करके हमें अस्पताल तक पहुंचाए। मेरे नाना जी यह सारी बातें सुनकर बहुत ज़्यादा डर गए। मेरे नाना जी को पूरा विश्वास हो गया था, ये जो कुछ भी है ये जिंदा लोग तो हैं नहीं,
ये ज़रूर आत्मा है। मेरे नाना जी हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त थे, तो उन्होंने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया। मेरे नाना जी ने जैसे ही हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया, अचानक से ना साइकिल धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। मेरे नाना जी वैसे ही धीरे धीरे साइकिल चलाते चलाते हाईवे तक पहुँचे और फिर उन्होंने अपनी साइकिल को रेलवे क्वार्टर की ओर लिया और घर पहुँचे। नाना जी समझ गए कि वे गर्भवती औरत जो लाल साड़ी में थी और मदद मांग रही थी, वे और कोई नहीं बल्कि एक प्रेत आत्मा है। उस दिन के बाद रेलवे क्वार्टर के लोगों ने सरकार से दस्तखत करवा के कच्चे रास्ते का मरम्मत करवाना शुरू कर दिया और कुछ महीनों में वहां पक्की सड़कें और लाइट की भी सुविधा करा दी और वे रास्ता आने जाने के लिए बहुत ही अच्छा कर दिया। वे रास्ता जहाँ नाना के अलावा कई क्वार्टर के लोगों ने ऐसे भयानक और खौफनाक अनुभव को महसूस किया है। वहाँ रात के 10 बजे के बाद जाना बंद कर दिया गया। सर आसपास के लोगों से पूछताछ करने पे पता चला कि हाईवे का वो ब्रिज बनाए हुए करीबन 1 महीना भी नहीं हुआ होगा जब नाना को यह घटना का अनुभव हुआ और हाईवे से 300 मीटर की दूरी पर वहाँ एक कब्रिस्तान भी था, जहाँ पर पहले भी बहुत लोगों ने कई ऐसे हादसे को अनुभव किया है। इसलिए वहाँ वे ब्रिज बनवाया गया था ताकि वहाँ आना जाना टल सके। पर ब्रिज से होके गुजरने वाले हाईवे खतरे से खाली नहीं होते। आज भी वहाँ कई लोगों को ऐसे खौफनाक और डरावने हादसों का अनुभव हुआ है। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की हमारी ये कहानी? अगर आज की हमारी ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करिएगा। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आपके पास भी कोई हॉरर स्टोरी है तो हमारे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिएगा। इंसान जब मर जाता है तो वो फिर से जिंदा नहीं हो सकता है, यह सब जानते हैं। लेकिन अगर वे इंसान मरने के बाद जिंदा हो जाए और वे आपके सामने आ जाए तब क्या होगा? मेरे साथ भी ऐसे ही कुछ डरावनी हादसे हुए। इस हादसे के बाद मैं तो ठीक था, लेकिन मेरा दोस्त पागल हो गया। इस हादसे को 15 साल बीत चुके हैं, लेकिन आज भी उस भयानक रात का मंजर हमारे जहन में जिंदा है। बात उन दिनों की है जब हमें हायर सेकेंडरी के लिए गांव से शहर जाना था। दरअसल गांव में सिर्फ 10वीं तक के ही स्कूल थे। आगे की पढ़ाई के लिए सबको शहर जाना पड़ता था। शहर में रहने के लिए हमें किराए के कमरे की ज़रूरत पड़ी थी, लेकिन हमारे पास ज़्यादा पैसे नहीं थे। बहुत सस्ता कमरा हमें ढूंढना पड़ा था। फिर जाकर हमें एक छोटा सा कमरा मिला, लेकिन यह कमरा स्कूल से 1 किलोमीटर की दूरी पर था। ये घर कब्रिस्तान में बना हुआ था, उसी में हमें एक कमरा मिला था। वैसे तो हमें डर नहीं लगता था, लेकिन मेरे दोस्त को भूत से बहुत ज़्यादा डर लगता था। हम लोगों को रात को पढ़ने की आदत थी और घूमने की भी। एक बार क्या हुआ, जब हम लोग रात को कमरे में लाइट जलाकर पढ़ रहे थे, तभी हमारे कमरे का दरवाज़ा किसी ने खटखटाया। जब हम दरवाज़ा खोले तो हमें कुछ भी नहीं दिखाई दिया। ऐसा कई बार हमारे साथ हुआ, तो हम लोगों ने दरवाज़ा भी खुला छोड़ दिया और कमरे के बाहर कुर्सी डालकर पढ़ने लगे। तभी हमारी नज़र एक पेड़ पर पड़ी, जिसके नीचे कई सारे लोग खड़े थे। सब सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे। हमारे देखते ही देखते सब के सब अचानक कहीं गायब हो गए। जब हम लोगों ने सुबह कमरे के मालिक को बोला तो उन्होंने कहा कि ज़्यादा रात को कमरे से बाहर मत निकला करो और उन सब चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देने की तुम्हें ज़रूरत भी नहीं है। फिर हम लोग वो सारी चीज़ें भूल गए। फिर कई दिनों के बाद हमारे साथ कुछ ऐसी घटना घटी जिसे याद करके मैं आज भी डर जाता हूँ। दरअसल रात को हम लोग एक शादी से वापस लौट रहे थे। रात ज़्यादा हो चुकी थी। जब हम लोग कब्रिस्तान के पास पहुँचे तो हमने देखा कि चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ था। तेज़ हवा चल रही थी और कुछ अजीब अजीब सी आवाज़ें भी आ रही थी। हम लोग बिना डरे अपने कमरे की तरफ बढ़े जा रहे थे। तभी हमें लगा कि कई सारे लोग हमारे पीछे पीछे आ रहे हैं। जब हम पीछे मुड़कर देखे तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। फिर कुछ दूर जाने के बाद हमें एक बुढ़िया औरत दिखाई दी, जो कि एक बड़े से पीपल के पेड़ के नीचे बैठी हुई थी। जब हम उसके पास गए तो हमने देखा कि वो हमारी तरफ पीठ करके खड़ी है। मेरे उस दोस्त ने उस बुढ़िया को जाकर आवाज़ मारी। जब वो बुढ़िया हमारी तरफ मुड़ी तो उसका चेहरा देखकर हम सारे डर गए। उसका चेहरा बहुत ही ज़्यादा डरावना था। उसके मुंह से खून टपक रहा था, आंखें बाहर निकली हुई थी, हाथ की जगह पैर और पैर की जगह हाथ लगे हुए थे। उसे देखकर हम दोनों वहीं बेहोश हो गए। जब होश आया तो हम लोग अपने कमरे में थे। सब कुछ ठीक था, लेकिन मेरे दोस्त का दिमाग कुछ ठीक नहीं था। मुझे भी बुखार आ गया था। हम लोग वापस अपने घर आ गए। मैं तो ठीक हो गया, लेकिन मेरा वो दोस्त
पागल हो गया। आज भी जब मैं उस घटना को याद करता हूँ तो मेरी रूह कांप जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की हमारी ये पहली कहानी? इसी के साथ बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की तरफ। आज की दूसरी कहानी हमारे साथ सुधीर जी ने शेयर की है। तो इस कहानी को हम सुधीर जी की पॉइंट ऑफ व्यू से सुनेंगे। मेरी उम्र लगभग 35 साल है और मैं एटीएम मशीन को ठीक करने का काम करता हूँ। वैसे मेरी प्राइवेट नौकरी ही है, लेकिन हर तरीके की एटीएम मैं ठीक कर लेता हूँ, चाहे सरकारी बैंक के एटीएम हो या फिर प्राइवेट बैंक के। मेरी शादी हुए भी अब 5 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। वैसे तो मेरा पूजा पाठ में ज़्यादा आस्था नहीं है, लेकिन कभी कभार भगवान को मैं याद कर लेता हूँ। मेरी ड्यूटी ज़्यादातर दिन में ही रहती है, लेकिन कभी कभी रात को भी अगर कोई मशीन ठीक करनी होती है तो मुझे बुला लिया जाता है, तो उसको भी मुझे ठीक करने जाना पड़ता है। इसी काम के चक्कर में मुझे एक रात अपनी सीनियर का फ़ोन आया कि एक मशीन को ठीक करने जाना है, वो भी शहर से बाहर के इलाके में। तो मैंने अपनी बाइक उठा के उधर की ओर चल पड़ा। आमतौर पे हम 2 लोग ही जाते हैं कभी भी मशीन ठीक करना होता है तो, लेकिन तुक्के की बात यह थी कि उस दिन मेरा साथी नहीं आ रहा था और मुझे अकेले ही उस मशीन को ठीक करने जाना पड़ा था। रात के तकरीबन 12:30 बज चुके थे। जिस जगह पर वो एटीएम मशीन थी वो काफ़ी सुनसान जगह पे थी। जब मैं उस जगह पर पहुंचा तो मैंने देखा कि एटीएम के पास एक सफ़ेद कपड़ों में एक लड़की खड़ी है। मुझे लगा शायद पैसे निकालने आई होगी। मैंने ज़्यादा उस पर ध्यान नहीं दिया। मैं एटीएम के अंदर चला गया मशीन ठीक करने के लिए। जैसे ही मैं अंदर पहुंचा तो वह लड़की भी मेरे पीछे पीछे अंदर आने लगी, लेकिन एटीएम के गार्ड ने उसको अंदर आने से मना कर दिया, तो वह लड़की वापस बाहर चली गई। मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और एटीएम मशीन को ठीक करने लगा। अचानक मेरी नज़र बाहर की ओर गई। बाहर देखते ही मेरे तो होश उड़ गए। मैंने देखा कि वो सफ़ेद कपड़ों वाली लड़की बाहर खड़ी है और उसके हाथ में एटीएम मशीन के गार्ड का कटा हुआ सर है। मेरा दिल धक धक बजने लगा और मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। एक बार तो ऐसा लगा कि मैं सपना देख रहा हूँ। मैंने हिलने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश की, लेकिन दहशत के मारे मैं हिल तक नहीं पा रहा था। अचानक मेरे मोबाइल की घंटी बजी। मेरे सीनियर का फ़ोन था। तभी मेरा ध्यान हटा। उसके बाद फिर से जब मैंने बाहर की ओर देखा तो वह लड़की वहाँ नहीं थी और गार्ड भी सही सलामत बाहर ही बैठा हुआ था। मैंने चैन की सांस ली। मुझे लगा शायद नींद की वजह से मैंने कोई सपना देख लिया होगा। मैं जल्दी से अपना काम ख़त्म करके बाहर निकला और बाइक स्टार्ट की। बाइक स्टार्ट करते हुए मैंने फिर से एटीएम मशीन की तरफ देखा तो फिर से वही लड़की वहीं पर खड़ी थी, हाथ में सिर लटकाए। मैं बुरी तरीके से डर गया था, क्योंकि इस बार मुझे यकीन हो गया था वह कोई मेरा वहम नहीं है। मैंने जल्दी से बाइक को स्टार्ट की और तेज़ी से चलाने लगा। जब मैं बाइक चला रहा था तब मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई साया मेरे पीछे बैठा हुआ है। मैं बार बार पीछे मुड़कर देखे जा रहा था, लेकिन मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक एक भारी नीम के पेड़ के पास पहुंचते ही मेरी बाइक बंद हो गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। जैसे ही मेरी बाइक रुकी तो मैंने देखा कि उसी पेड़ पर वह लड़की उल्टी लटकी हुई है और उसके हाथों में वही गार्ड का कटा हुआ सर है और वो ज़ोर ज़ोर से मुझे देखकर हंस रही है। यह देखकर तो मेरे पैर बिल्कुल जकड़ चुके थे और मैं वहीं पे गिर गया। मैंने देखा कि वह लड़की पेड़ से छलांग मारी और सीधा मेरे ऊपर आकर बैठ गई। यह सब देखकर मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। मैं ज़ोर ज़ोर से भगवान को याद करने लगा और इसी बीच में मैं कब बेहोश हो गया मुझे कुछ याद नहीं। जब होश आया तो मैं हॉस्पिटल में था। पास के ही कुछ गांव के लोगों ने मुझे हॉस्पिटल तक पहुंचाया था। उन लोगों ने बताया कि उस इलाके में एक चुड़ैल रहती है जो कि आने जाने वाले लोगों को मारकर उसका गला काट देती है। भगवान का तो शुक्र है कि उस दिन मैं बच गया। उस दिन से मैंने कसम ही खा ली कि कभी भी रात में मैं ऐसी जगह नहीं जाऊंगा।